अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम देख रहा है पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम की मेज़बान सना हारून है जो कि तातीलात की वजह से यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी जगह प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मैं निभाऊँगा और आज बात होगी मशरिक़ वस्ता के हवाले से। इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस है वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और यकीनन हर शख्स ये जानना चाहता है कि ये जो इस वक्त जंग का सिलसिला है आखिर इसका अंजाम क्या होगा और इसका इख्तिताम कैसे मुमकिन होगा। अमेरिका बड़ी भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपने साथ और भी जो दीगर ममालिक हैं जिसमें नेटो का जो अलाइंस है वो सर फहरिस्त है, उसको भी इस जंग के अंदर इंगेज किया जाए। ताहम ऐसा अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और गुज़िश्ता रोज़ जो ख़बर थी बड़ी अहम वो जंग के हवाले से एपिक फ्यूरी जिसका नाम दिया गया है वो ये थी कि आज हो सकता है कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जब एड्रेस किया तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले वक्त के हवाले से जो है वो कोई स्ट्रेटजी अपनी डिक्लेयर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर लोगों को बड़ी मायूसी हुई और वो इस हवाले से कि जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। मैं देख रहा था साइमल्टेनियसली अगर सारी स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो पता ये चलता है कि अभी तक इस पूरे जो ऑपरेशन है इसको नाम दिया जाए एपिक फ्यूरी का, तो इसमें कोई टारगेट को अभी तक सो फार अचीव नहीं कर सके हैं। एट द वेरी सेम टाइम इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी तरफ से हमने जो डिज़ायर्ड टारगेट से या रिजल्ट से उसको समहाउ अचीव भी कर लिया है। और उसके साथ साथ फिर जो अलाइंस के लिए दीगर ममालिक को ख़ासतौर पर यूरोप को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही। और ऑन दी अदर हैंड अगर ईरान की बात करें तो बड़ा भरपूर दिफा ईरान की जानिब से अब तक किया गया है और ऐसा लगता यह है कि जो गेम्स के जो रूल्स हैं अब वो ईरान जो है उसको तय कर रहा है और आने वाले वक्त में क्या होगा ये कहना थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है, बट इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमें ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नज़र आ रहा है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आज सुबह जब ये स्टेटमेंट दी गई कि आने वाले वक्त में मज़ीद हमले ईरान के ऊपर किए जाएंगे और पहले से ज़्यादा इस स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राइक की जाएगी और अगेन एक और बड़ा अहम इशू है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उसको क्लियर कराने के लिए वेस्ट के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वेस्ट जो है वो इसको खुद से अचीव करे और उसको किसी तरह खुलवाए। और एट द वेरी सेम टाइम एक और चीज़ की उन्होंने इंडिकेशन दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो ये कि वो जो तेल है अगर वो चाहते हैं ख़रीदना तो वो हमसे ख़रीद लें। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर पाया जाता है। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस सारी सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है और यही वजह है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सर्ज नज़र आ रही है। WTI की अगर बात करें तो $112 पर बैरल पे ट्रेड जो है वो हो रहा है इस वक्त और नेवर नो के आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा भी प्राइसेस में सर्ज आ जाए और इसका जो इम्पैक्ट है वो रीजनल कंट्रीज़ के अंदर उस पर नज़र आ रहा है। बहुत सारे ममालिक इसकी जद में आए, ख़ास तौर पे इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट है और इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ख़ास तौर पे इन स्टेटमेंट्स के बाद। तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। बहरहाल इसको कैसे मामले को सेटल किया जाएगा दैट इज़ द क्वेश्चन और कोशिश करेंगे आज इसके हवाले से बात करें। हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले वेलकम करूंगा एम जब्बार साहब को, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। जब्बार साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। प्लीज़। उनके साथ साथ हमारे साथ जो मुर्तज़ा नागरी स्पेशलिस्ट हैं मिडिल ईस्ट अफेयर्स के हवाले से वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। मुर्तज़ा थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। वेलकम। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। ऑलराइट जी, जब्बार साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूंगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो सारी सिचुएशन है इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पे आ रहा है और एट द सेम टाइम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पाए जा रहे थे। इस जंग से पहले भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी और उसके लिए बड़ी भरपूर कोशिशें की गई हैं, ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन को डाउन साइड पे रखने के लिए और सिंगल डिजिट में रखने के लिए बड़ी कोशिश की गई। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो अनवांटेड सिचुएशन है इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और हमारे पास अब ये जवाज़ भी मौजूद है क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो इवेंचुअली हमें भी प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफा करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मिक्स के अंदर। तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा और इन अ लॉन्गर रन अगर ये सिचुएशन मज़ीद प्रोलॉन्ग होती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि
क्योंकि इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से सर्वाइवल के ऊपर अब बात आ गई है। आपका क्या इसके ऊपर टेक है, मैं चाहूँगा ज़रा हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे अपने ख्याल में कि आई विल यूज द वर्ड मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प ने जो है वो एक ग्लोबल ऑर्डर को ही इज लीडिंग टुवर्ड्स डिसऑर्डर। जी मैं थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कि बड़े एहतियात के साथ ये भी कहूंगा कि मे बी अमेरिकन्स डू नॉट रिप्रेजेंट द सिचुएशन व्हिच हैज बीन कॉज्ड बाय मिस्टर ट्रम्प। जी क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि 70 लाख का एक एस्टिमेट जो है वो बार बार मुख्तलिफ जगहों पे CNBC से लेके अल जजीरा और बहुत सारे मुख्तलिफ तरह से जो है वो 70 लाख का दिया गया। थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे वो 70 लाख पीछे 70 लाख लोगों को भी छोड़कर आए होंगे जी और मे बी अनदर 70 लाख लोग वुड एग्री विद सच अ बिग फिगर। तो एक 2-2.5 करोड़ रुपए की फिगर है वो सामने आई है कि फ्रॉम विद इन US जो है इन चीज़ों को पसंदीदा नहीं समझा जा रहा है। राइट मगर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ही एक मुनासिब तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर ट्रम्प। ट्रम्प के बारे में जो है वो किताबें और ट्रम्प के बारे में बहुत अमेरिकन लीडर्स इंक्लूडिंग द पीपल हु बिकेम प्रेसिडेंट दे वर अप्रीहेंसिव कि इसकी स्ट्रेंथ एज ए लीडर जो है वो जो अगर इमर्ज हो गई तो दैट इज वेरी मच that would be a very sad and shock for America. यस I'm talking about the American eminent scholars, American, I must say, authors, and let's say the Americans who even became president. Let us not pick up the names now. जी Having said so, जब से ट्रम्प आए मुझे याद है कि सबसे पहले ट्रम्प ने जो है वो यूनाइटेड नेशंस को अंडरमाइन किया। I mean say, in his opinion, US and his thinking would override the collective thinking of United Nations. उसने उसके फंड्स को फ्रीज किया, मुख्तलिफ जी उसके जो जितने भी ज़ैली इदारे थे वहाँ पे उसने फंडिंग बंद की। क्लाइमेट चेंज के हवाले से सारी दुनिया जहाँ पे एक मरकजियत पैदा कर रही थी कि आपस में मिलजुल के जो है इस अर्थ को जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए, ही ऑल्सो अपोज कि दिस इज द स्टोरी रादर। उसने बड़ा एक सरकास्टिक वे में उसके बारे में कहा। जी अब हम आगे आते हैं कि अगर जब जंग अजीम दोयम के बाद अगर कोई मेरा ख्याल है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पैदा किए गए थे तो वो इसलिए पैदा किए गए थे चौंके कौमों के दरमियान जंगे जो है वसाइलों के डिफरेंशियल होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो है वो मेरा ख्याल है कि एक मजमूई तौर पे इकोनॉमी के हवाले से, चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके तरफ मैं आऊंगा, मगर थोड़ा सा इसको हम कंटेन करते हैं। तो वहां पर जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आया कि किसी तरीके से दुनिया में एक मनसूबाना और बतदरीज जो है एक ऐसा निज़ाम लाया जाए कि एक ग्लोबल वर्ल्ड बने इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर कि एक दूसरे की मदद करें, मामलत करें। और जो कंट्रीज वीक थी उनको एक टाइम स्केल और टाइम स्पेन ज़्यादा दिया गया कि वो अपने आप को एडजस्ट करें। उनके असिस्टेंस के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे, उसके बाद लेटर ऑन एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारे इदारे बने, IFC बना। इवन इन द इस्लामिक वर्ल्ड देखो, इस्लामिक बैंक जो है उसने भी अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की। अब जब ट्रम्प आए तो उन्होंने इस मल्टीलैटरल इदारे की अहमियत को ही ख़त्म कर दिया। लास्ट WTO की कॉन्फ्रेंस ऐसे रहा जैसे किसी ने सुना ही नहीं। तो एक मल्टीलैटरल इदारों के हवाले से ट्रम्प की जो है सोच ये थी कि जब उसने अपने ट्रम्प टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए तो इवन यूरोप में जो है वो मेरा ख्याल है कि एक अनसर्टेनिटी in terms of trade, how the trade will be conducted across, उस बारे में। और जब्बार साहब मैं चाहूँगा इसमें ज़रा ऐड ऑन कर दें, ये क्या कोई एजेंडा लेड पॉलिसीज़ थी? ये क्या पहले से ये प्री मेडिटेटिव है सारी सिचुएशन कि हमने ग्रेजुअली और स्लोली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस तरह से जॉट लगाना है? ये एक्चुअली है क्या? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड एट द वेरी सेम टाइम इट हार्ड टू स्वॉलो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये लेकर पूरी दुनिया को किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर वो इस तरह के फैसले लेंगे तो ये तो बड़े मेच्योर किस्म के फैसले नज़र आ रहे हैं जिसका आगे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अभी आपने बात की कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इम्पैक्ट बड़ा सीरियस है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा बड़ा एहतियात के साथ, अगर ईरान के पास एटम बम होता जी
तो शुडंट वी थिंक कि एक मजलूम और जालिम के बीच में फिर एक दीवार क्या होती है, जैसा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली। इज द डिफरेंस? इट इज द एटम बम। अगर वहां होता और थोड़ी देर के लिए ईरानियंस को इतना मजबूर किया जाता कि जी। उनको एक 4 डिकेड्स हो गए हैं और मैं देख रहा हूं कि उनके ऊपर सैंक्शंस, अमेरिकन से जस्ट मतलब ट्रम्प की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक बादशाह है और एग्जैक्टली। उसकी बादशाही जो है वो किसी तरीके से हर जगह जो है न फकत होनी चाहिए बल्कि वो डिक्टेट भी होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, वरना वो किसी को कत्ल भी करवाने सो में ही देर इज नहीं मोर लाइक अ करेगा। डिक्टेटर यू मैं थिंक? डिक्टेटर छोड़ें जी, मेरा ख्याल है कि लफ्ज अगर कातिल का इस्तेमाल करें तो भी जी। खराबी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑलराइट। का प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटिंग द मैं माइटी जब्बार साहब नेशन। आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर ज़रा अभी आपको रोकूंगा, मैं अभी इसके ऊपर जो है वो बात करूंगा। और मैं चाहूँगा ज़रा इस वक्त मेरे साथ मुर्तज़ा भी इस वक्त लाइन पर हैं, ज़रा उनको भी शामिल कर लेते हैं डिस्कशन के अंदर, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मुर्तज़ा आपकी तरफ आता हूँ, अभी सिचुएशन की बात हो रही है, एस्केलेट कर रही है और जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि पाकिस्तान में हर शख्स ये जानना चाहेगा कि ईरान के अंदर लोगों के सेंटिमेंट आखिर है क्या। और अगेन ये जैसे बात सर्वाइवल की है, तो वो क्या इस सारी सिचुएशन को जो मज़ीद प्रोलॉन्ग होती नज़र आ रही है, क्या हैंडल करने के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हैं, और प्लस ये कि जो लीडरशिप है वो क्या डायरेक्शन दे रही है, ये चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। जी। बहुत शुक्रिया शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, ट्रंप ने जितनी भी बातें आज तकरीर में की हैं या जो उसके सख्त तरीन नुकात थे, मसलन मैं ईरान को पत्थरों की दौर में ले जाऊंगा, उनका जी। जो एनर्जी स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दूंगा, जो उनका जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है उसको तबाह कर दूंगा, और इस तरह के स्टेटमेंट्स, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, जी। इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो अहदाफ या जो ऑब्जेक्टिव्स वो लेकर आए थे, जो गोल्स वो लेकर आए थे, उनमें से तो एक भी हासिल नहीं हुआ। क्या हासिल हुआ? रेजिम चेंज का नारा लगा के आए थे और लोगों को ये ख्वाब दिखा के आए थे कि मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम भी यूरोप की तरह जिंदगी करोगे, अरब ममालिक की तरह जिंदगी करोगे। जी। अब उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पत्थर के दौर में लेके चले जाऊंगा, तो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और फिर कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे किसी से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ईरान का तेल चाहिए। जिन लोगों को ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे वसाइल तुम तक पहुंचाऊंगा, तुम्हें आजाद करूंगा, उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ईरान का तेल चाहिए। मेरी कौम का हौसला थोड़ा कम है, अगर मेरी कौम मेरा साथ दे तो मैं ईरान का तेल ले सकता हूँ। लिहाजा मैं अपनी कौम के प्रेशर में ये करना चाहता हूँ कि सबसे मुख्तसर जो काम है जो मैं कर सकता हूँ वो ये कि ईरान की जंग से अपने आप को पुल आउट करूँ। और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब तक आबना हुर्मुज नहीं खुलेगी मैं इस जंग को छोड़ूंगा नहीं। और फिर दोबारा पलट के कह रहे हैं कि आबना हुर्मुज से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरे पास तेल हाँ, बहुत ये सारा है। बड़ी और ये एक अजीब बात है जिसकी अभी आपने मुर्तज़ा निशानदेही की है, आई मस्ट रिपीट दिस वर्ड, कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हर जगह पाया जाता है। एक तरफ ये भी सुबह कह दिया कि हम सेल्फ सफिशेंट हैं, कि हमारे पास जो है वो तेल बहुत है, दुनिया हमसे तेल खरीद ले, और उसके बाद फिर वेस्ट को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जाकर स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो है न्यूट्रलाइज करा लें और वहाँ से फिर आप एक्सेस ले लें या वहाँ से तेल खरीद लें। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मुर्तज़ा आपकी तरफ वापस आऊँगा ज़रा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया नादिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नादिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा यही सिचुएशन जिसके ऊपर अभी बात हो रही है कि एस्केलेट करती हुई नज़र आ रही है और कोई इसका सॉल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। गो कि बड़ी इसके ऊपर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बड़े डायलॉग भी हो रहे हैं और पाकिस्तान इसमें बड़ी भरपूर एफर्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अभी भी अनसर्टैनिटी प्रिवेल कर रही है और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मामला सेटल कैसे होंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई इस तरह का स्टेटमेंट, कोई टाइम फ्रेम कुछ दिया नहीं जा रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट करें। ये ईरान गल्फ वॉर इज अ रीजनल वॉर विद वेरी सीरियस ग्लोबल इफेक्ट, जैसे आप सबने देख लिया, मतलब फ्यूल का ही देख लिया, बाकी तो अलग रहा, सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है इससे। सो ये वॉर जो है आफ्टर 1 मंथ नाउ द सेकंड मंथ हैज रीच्ड अ लेवल ऑफ एस्केलेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों तरह। हॉरिजॉन्टल का मतलब है नए नए मुल्क इसमें, नई नई फोर्सेस इसमें आती जा रही हैं या आ जाएंगी अगर ये वॉर कंटिन्यू हुई, और वर्टिकल का मतलब है कि एस्केलेशन इन दी वर्टिकल सेंस मींस मिलिट्री लैंग्वेज में that it is becoming more and more destructive, rather horrific। वो इस सेंस में कि पहले तो ज्यादातर फौजी या मिलिट्री टारगेट्स या उससे रिलेटेड टारगेट्स थे, अब जिस तरह आपने सुना, और अभी धमकियां भी हुई, कुछ अटैक्स भी हुए, बहरहाल होल सेल पे अभी नहीं हुए, जिस तरह डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जिस तरह एनर्जी सोर्सेज हैं, साइट्स हैं, अगरचे वो तो अटैक हुई, ईरान ने भी की, इन्होंने इसराइल अमेरिका ने भी की, और उसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स है सबसे खतरनाक जहां से रेडिएशन लीक हो सकती है। सो द पॉइंट इज दैट इफ दिस वॉर कंटिन्यूज इट कैन बिकम अ वेरी वेरी डेंजरस वॉर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। मतलब आप ये देखिए कि क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, वॉर स्टडीज पढ़ाता हूँ,
मतलब लिखता भी हूँ, किताबें भी लोगों को, कि 4 साल यूक्रेन की वॉर को, 4 इयर्स यूक्रेन वॉर हो गई है, 5 इयर्स हो रहे हैं, हो जाएंगे। उसमें 4 सालों में रशियन मिलिट्री हैज सफर्ड अराउंड 1 मिलियन कैजुअलिटीज, 10 लाख कैजुअलिटीज हुई है, बहुत बड़ी कैजुअलिटीज का नंबर है। बिल्कुल ऐसा ही। उस यूक्रेन की भी काफी हुई है, 7-8 लाख, थोड़ी कम दिफा में या नेटो की मदद से। लेकिन थ्रेट जरूर हुआ है यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बाय रशिया, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए अभी तक, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। जबकि यहाँ तो न्यूक्लियर साइट्स पे ऑलरेडी अटैक्स हो रहे हैं, दोनों तरफ डायमोना पे ईरान कर रहा है, और ये बुशर पे और दूसरी साइड्स पे अमेरिका और इसराइल मतलब कर रहे हैं, क्लोज टू देम, नॉट एग्जैक्टली। सर एक चीज और, डू यू थिंक के चांसेस आर देयर कि ये न्यूक्लियर इन्वेजन की तरफ जाएं और ये ऑप्शन इसको कैपिटलाइज करें अमेरिकन? क्या वो सिचुएशन इमर्ज होती हुई नजर आ रही है? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है जी कि इट मे नॉट बी डिलिबरेट, लेट्स कॉल इट, मे बी इट इज नॉट बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट। डिजाइन का मतलब है कि न्यूक्लियर साइट्स को जो रेडियो एक्टिव है, जहां से रेडियो एक्टिविटी लीक हो रही है, उसको टारगेट किया गया विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड लीकिंग रेडियो एक्टिविटी। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि मकसद तो रेडियो एक्टिविटी लीक कराना तो मकसद नहीं था, क्योंकि जाहिर है उसमें तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना। आप ये समझें कि रेडियो एक्टिविटी, जो मैं बार बार, क्योंकि मैंने न्यूक्लियर पे किताब भी लिखी है और बाकी पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ लोगों को, इफ रेडियो एक्टिविटी, जो लोग नहीं समझते, यहाँ हमारा इतना ज्यादा इस पे मतलब डिस्कोर्स नहीं है या इल्म नहीं है, पाकिस्तान की बात करूं, दुनिया में भी इतना नहीं है जनरली इस पे, ज्यादातर वो सोवियत एरा और कोल्ड वॉर पे ज्यादा बातें होती रही है ना, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं, या इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। असल इशू ये है कि वेदर दी रेडियो एक्टिविटी, लेट्स से इसराइल डायमोना इज हिट और सम मेजर प्लांट इन ईरान इज हिट, और इंजरलिक एयरबेस इन तुर्की, जहां अमेरिका के 50 के करीब न्यूक्लियर वेपन स्टोर्ड है, कोई भी जगह अटैक हो जाए, हिट हो जाती है जहां से मैसिव अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी लीक, तो वो वहां नहीं रह जाएगी, बिकॉज ऑफ विंड्स एंड क्लाउड्स एंड ऑल दैट, दे स्प्रेड वेरी वेरी फार, एंड उसमें यूरोप जा सकती है, मिडिल ईस्ट तो होगा ही होगा, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ऑल दैट। तो कहने का मतलब है, ये तो एक क्या कहते हैं, डूम्सडे सिनेरियो इसको कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि टारगेट विद द एम ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इस्तेमाल करिए। इस पे हमने बहुत काम किया है, ये जो आपकी यूक्रेन वॉर है, उस पे भी एक, मैं ये कंप्लीट कर दूं बात, उस पे भी ये लेसन था कि इवन इफ द एम वाज नॉट टू डिस्ट्रॉय अ न्यूक्लियर साइट, बट रेडियो एक्टिविटी इन द प्रोसेस बाय डिफॉल्ट लीक हो गई, तो नतीजा उसका बहुत सबसे लीथल जो है ना इस सारे काम में, वो रेडियो एक्टिविटी है, जिसके लिए एक्चुअली नोबडी इज प्रिपेयर्ड for this, number one. So there is a need to end the war. अब आ जाए पाकिस्तान पे, ये तो रेडियो एक्टिविटी को एक्सट्रीम लिमिट बता रहा हूँ, ये ना भी हो, इस पे ना भी जाए। जो प्रेजेंट सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पहले दिन से I was the one who was been telling the government and the state of Pakistan to bring about peace, and Pakistan has done very well on that score, trying to bring peace. It can't do it alone, but Egypt and Saudi and Turkey के साथ, and now with China and even Russia supportive. उसकी लॉजिक ये है कि आप देखें ना, आपकी तो इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। फॉर दैट मैटर इंडिया के अंदर देख लें जो हालत हो रही है उनकी। मैं इसको जरा डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूं, बट मैं चाह रहा हूं जरा दीगर जो हमारे मेहमान हैं उनका भी इनपुट उसके अंदर ले लेता हूं। अभी कुछ देर पहले मुर्तज़ा से थोड़ी सी बात हो रही थी पब्लिक सेंटिमेंट के हवाले से, और ये जो सिचुएशन है ये एक नेवर एंडिंग पोजीशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत क्रिटिकल हो सकता है, और खासतौर पर ईरान के हवाले से जो कि पहले से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस की जद में रहा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे? मुर्तज़ा मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा मैं चाहूँगा इसको कंप्लीट कर लिया जाए कि पब्लिक सेंटिमेंट आखिर है क्या और डायरेक्शन क्या है। लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है, वो क्या कहती है कि रेजिस्ट करना है टिल लास्ट ब्रेथ, या उसके अलावा भी अब मज़ीद एग्रेसिव मोड के अंदर जाना है? क्या सोच रहे हैं लीडरशिप के हवाले से खास तौर पर? देखिए, लीडरशिप और अवाम दोनों की आरा एक ही पेज पर है इस वक्त के अगर हमने अभी रेजिस्ट नहीं किया, अगर हमने अभी मुकाबला नहीं किया, तो अमेरिका हमारी इस जमीन को खाने में, हड़पने में या यहाँ के वसाइल पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा। और कोई भी मुल्क जब अपने वजूद को खतरे में देखेगी तो फिर वो किसी हद तक भी रिएक्ट और रिटेलिएट करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिलफर्ज हमारे ऊपर अगर कल इंडिया हमला करता है और हमें अपने वजूद का खतरा होता है, तो जैसे जनरल साहब ने एक बयान में कहा कि भाई हम जब जाएंगे तो फिर आधी दुनिया को लेकर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर यही सिचुएशन इस वक्त ईरान के साथ भी। और आवाम का मैं आपको मोराल बता रहा हूँ, मगरिब की नमाज के बाद से जो लोग निकलते हैं एंटी अमेरिका, एंटी इसराइल स्लोगन्स के साथ, देखिए कुछ लोगों का पिछले दिनों जो आपने यहाँ पे अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन देखी थी, रियॉट्स की कैफियत देखी थी, कियोस देखा था, वो सारा सिलसिला वो धुल गया है। उनकी जो एक तादाद थी वो भी अब पलट गए कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो हमसे झूठ बोल रहे थे। अच्छा, इट वाज और हमको जो है वो, जिसको ये कोट कर रहे थे कि तकरीबन 35% लोग हैं जो फेवर में हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ के वो इसके अगेंस्ट है। तो आप ये कहते हैं कि उनका सेंटीमेंट चेंज हो गया है, नाउ दे आर टुवर्ड्स देयर लीडरशिप। राइट, बिल्कुल चेंज हुआ। अब वो लोग भी खड़े में, देखिए ना, दीगर अगर किसी और कौम के साथ ये मसला होता, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ अहम तरीन जिससे आप बात समझ जाएंगे।
जंगें अमूमन जब दुनिया में होती हैं जिन जिन जगहों पर ये जंगें हो रही होती हैं वहां से लोग माइग्रेट करते हैं, भागते हैं। Yes. लेकिन ईरान का आलम ये है कि लोग दूसरे ममालिक से ईरान की तरफ आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने कहीं पर इमिग्रेशन अप्लाई नहीं की है, ये आप सर्च कीजिएगा। एक जी, जी। दूसरा, जब किसी आबादी को टारगेट किया जाता है तो उस शहर से लोग मूव होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं दूसरे शहर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा तेहरान के अंदर बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है, इस्फहान के अंदर लोकल बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है। उसके बावजूद भी उसी शहर के अंदर लोग बाहर निकल के रात को मसलन 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और खुद को पेश कर रहे होते हैं कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, चाहे हमारा आखिरी खतरा खून का बदन के अंदर क्यों न रह जाए, हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और एक नुक्ता और ऐड कीजिएगा, जब इस तरह की कैफियत किसी मुल्क में होती है तो लीडरशिप घबरा रही होती है कि आवाम कहीं हम पर चढ़ न दौड़े, आवाम के हौसले न टूट जाएं। लेकिन यहाँ पर आवाम लीडर्स को हौसला दे रही है कि हम खड़े में, खबरदार जो तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज की बात की, या हमारे वजूद का सवाल है और आखिरी हद तक हम लड़ेंगे। मुर्तजा, पॉइंट टेकन। मैं एक मिनट के लिए रोकूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चीज क्लियर हो गई है कि लोग जो है वो साथ हैं लीडरशिप को और उनको बराबर में सपोर्ट भी कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो चीज क्लियर हो गई है। अब ये मजीद कितना आगे जाएगा इसके ऊपर अभी बात करते हैं। जब्बार साहब की तरफ आता हूं। जब्बार साहब, मैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह से डिमांड में कमी आ रही थी इस सिचुएशन से एस्केलेट करने से पहले ऑयल की, और फिर इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होना कि वेनेजुएला की तरफ भी चढ़ाई कर दी और बताया ये गया कि उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना है, पेट्रोल को ज़्यादा कैपिटलाइज करना है, तो देखने में ये आ रहा है कि इकोनॉमिकली तो उसके ऊपर रिलायंस दुनिया का कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट आ रहा है। मगर यहाँ पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? क्या ये वाक़तन यही ऑब्जेक्टिव है या इसके अलावा भी पीछे कोई इसके बैकग्राउंड में कोई स्टोरी है? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई रियासती ऑब्जेक्टिव या ऑल द पॉलिटिशियंस टुगेदर का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेट्स ने जो है 3 के मार्जिन पे, मुझे याद है कि तकरीबन 53, 47 या 49 के ऊपर जो है वो चीज़ें आके रुकी थी। तो इस सोच को जो है उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शंस तो है। अभी भी ये कहा जा रहा है, अब मैं आपके ऑयल की तरफ भी आता हूँ। देखिए, जहाँ तक ऑयल इकोनॉमी का ताल्लुक है तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो शेल के ज़खायर हैं वो मेरा ख्याल है कि आइंदा 150 ईयर्स के लिए खुद अमेरिका के लिए काफ़ी है। exactly. क्योंकि ऑयल एंड गैस जिसकी हाइड्रो से स्ट्रक्चर की क्रैकिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिका के पास इन्वेस्टमेंट पर बैरल यील्ड में एक मेरा ख्याल है कि कम तरीन थी, जिसकी वजह से अमेरिकन कुड क्रैक दैट। अब हैविंग सेड सो, उसके बाद ट्रम्प का ये कहना कि जी अमेरिका विल बेनिफिट, वी विल बेनिफिट। अब जंग कर कर क्या किसी बेनिफिट की बात की जा सकती है? मेरे ख्याल में कि ये भी एक मौजू अल्फाजात नहीं है, मगर ट्रम्प के लिए जो सुबह से लेकर रात तक हम से ही इज एट वेराइंस ऑफ चेंजिंग हिज स्टेटमेंट, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। फिर वेनेजुएला के ऊपर भी जो है जिस तरीके से उसका एक एडवेंचर कामयाब हुआ, मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें शायद उसके अपनी सोच के मुताबिक जो है अब ईरान के लिए भी तकरीबन इजी होते हुए उसको नजर आ रही थी। जिसमें सबसे बड़ा कैटलिस्ट तो खुद इजराइल था जिसने इनको इन्फ्लुएंस किया है, जिसको मेरा ख्याल है कि इनके जो एंटी टेररिज्म के जो चीफ थे उनका बयान 3-4 दिन तक आता रहा है मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि जनाब वाला ईरान की तरफ से कोई भी हमले का खतरा नहीं था एज पर अवर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। उसके बाद डायरेक्टर जो है इनकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस CI एंड ऑल दैट, उसके भी आपने बयानात सुने होंगे बैठ के। शी आल्सो फेल्ड टू रियली जस्टिफाई कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि इजराइल को इन्फ्लुएंस, और इजराइल का सबसे बड़ा जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, उसका सबसे बड़ी कामयाबी अब इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अब अमेरिकन्स UAE को कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और कतर को भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, कि मींस the Muslim countries now should combine to fight with another Muslim country. Apparently it seems impossible, but ये कि आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया कि ये रिक्वेस्ट तो की जा रही है। अब ये किस तरफ जाएगी सिचुएशन को, ये भी हमें देखना होगा कि अगले फेज़ के अंदर हम जा रहे हैं और वहाँ पे क्या होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हम आ चुके हैं। वेल, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर मैंने लेनी और ब्रेक के बाद वापस आकर यहीं से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है इसके हवाले से, और ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्योंकि चीज़ें इस वक्त भी अनक्लियर हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिका की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो ऐसा लगता ही है कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर सिचुएशन मज़ीद एस्केलेट करेगी। कैसे इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर इस तरह की सिचुएशंस के अंदर या इस तरह की जो वॉर्स होती हैं या इस तरह का जो एडवेंचर होता है, इवेंचुअली दे एंडेड अप कि इसके अंदर डायलॉग का जो है सहारा लिया जाता है। बट यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स में नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे अमेरिका की जानिब से। तो इस हवाले से हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, और ख़ास तौर पे बात हो रही थी हमारी ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से प्राइसेस में सर्ज आ रहा है और आने वाला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। मैं ब्रिगेडियर नादिर साहब की तरफ चलूँगा और उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ज़रा इस बारे में बात हो जाए कि ये जो डेडलॉक सा एक सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डायलॉग के ज़रिए मामलात हल होंगे, मगर ये जो पॉइंट्स है जिसमें ईरान ये पूछ रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट से जो अड्डे हैं या जो बेसिस हैं अमेरिका की, इसको भी विड्रॉ किया जाए, कॉम्पनसेशन भी दी जाए, और ये सारी सिचुएशन, क्या आपको लगता है कि डायलॉग किसी तरह कामयाब हो सकेंगे? नियर फ्यूचर तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कैसे काम होगा, ये ज़रा फरमाइएगा। इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है वो है वॉर टर्मिनेशन जी। उसका पहला एस्पेक्ट होता है सीज फायर। राइट। ये जो इस तरह की एनिमोसिटीज विच आर स्ट्रेचिंग ओवर सेंचुरीज और लेट्स इवन डेकेड्स, ये ईरान की अमेरिका की जो लड़ाई है, मतलब एनिमोसिटी या दुश्मनी कह लें, नाराजगी कह लें, 1979 से है, तो यू कैन काउंट द इयर्स। और इसराइल के साथ भी काफी पुरानी है। तो इट्स नॉट अ वन के पिछले एक हफ्ते से मतलब रिलेशंस आर स्ट्रेन्ड, सो इट टेक्स टाइम। जो डिप्लोमेसी है और एक फाइनल सॉल्यूशन है, दैट विल टेक टाइम। द फर्स्ट स्टेप इज व्हिच आई सेड, आई एडवाइज द गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑल्सो ऑन माई ओन, और बाकी भी लोग हैं और दुनिया भी कर रही है। और इंसिडेंटली पाकिस्तान के अलावा ये जो इन मुल्कों का नाम लिया है, इन सब का कॉमन इंटरेस्ट है, दे आर पार्टली नेबर्स एंड रीजनल पावर्स कॉल्ड इजिप्ट, तुर्की एंड ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया तो उसके लिस्ट में है। बट इसके अलावा चाइना हैज फुली सपोर्टेड पाकिस्तान ऑन दिस। उसने अपने पॉइंट्स दिए, आपको पता होगा, और इस तरह रशिया ने भी किया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए, ईरान के अपने पॉइंट्स है, जिस तरह आपने कहा, अमेरिका के अपने 15 पॉइंट ट्रंप ने दिए थे। जब नेगोशिएशंस होती ना, तो हिस्ट्री ऑफ पीस अकॉर्ड एंड हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेसी देखिए, मतलब पोस्ट वॉर सिनारियोज में और इवन इंट्रा वॉर जंग के दौरान, तो उसमें वेरियस पार्टीज ब्रिंग वेरियस पॉइंट्स। ये तो नहीं होता कि सारे एग्री करते हैं पहले दिन, ऐसा तो होता ही नहीं। पर जंग किस बात की है, तो ये इट टेक्स टाइम। फिर वो मेलो डाउन होती हैं और जो मीडिएटर्स होते हैं वो कराती हैं, एंड सम काइंड ऑफ सोल्यूशन कम्स आउट। उसकी वजह क्या है, इसमें सोल्यूशन इसलिए निकलेगा या निकलना चाहिए जो इतना क्लियर नहीं है लोगों को, खासतौर पर पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में, देयर इज लिटिल बिकॉज ऑफ इजराइल्स मिसडूइंग्स एंड ऑल। अमेरिकन नेशनल वॉर एम्स इस जंग पे ईरान के खिलाफ एंड इसराइली वॉर एम्स आर नॉट द सेम, वो एक नहीं है। हम कहते हैं इसराइल अमेरिका ने इकट्ठे हमले किया, उन्होंने किया, लेकिन मकासद उनके एक नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ अदर थिंग्स इज स्टिल अ ग्लोबल पावर, डिक्लाइनिंग दो इन द यूनिपोलर एरा, बट स्टिल, एंड आल्सो ऑफ कोर्स अ रीजनल पावर। तो वो तो अपनी बेसिस यहाँ से नहीं निकालेगा कि वो ईरान की वजह से या कल किसी और की वजह से बेसिस निकाल ले, लेकिन अकोमोडेट ईरान सम अदर वे, मतलब अकोमोडेशन तो होती है ना, वो ट्रेड ऑफ होती है। और आप इसको असल चीज जो समझने की है ना, जो कोई नहीं समझता, जो मेरा सब्जेक्ट है जियो पॉलिटिक्स, ईरान विल नॉट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, नीदर विल पाकिस्तान अल्टीमेटली, नॉर विल सऊदी अरेबिया। इवेंचुअली जो पीस डील होगी ना, उसमें जो द बिग और ग्रेट पावर्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, उनका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि ईरान भी डिपेंडेंट है ना। आप ये समझे, ईरान कैसे जंग लड़ रहा है, उसको कौन सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा है, उसको कौन मिसाइल दे रहा है, कहां से हाइपरसोनिक्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन, लॉजिस्टिक्स, एंड इट कांट, यू नो, इफ द चाइनीज एंड रशियंस वांट एट सम स्टेज टू मेक पीस, तो ईरानियंस विल आल्सो हैव टू होल्ड ऑन। जिस तरह पाकिस्तान अकेला तो नहीं लड़ सकता, इंडिया नहीं लड़ सकता फॉर दैट मैटर। मिडिल पावर्स क्या होती है, ग्रेट पावर्स क्या होती है, तो ये आप उसको टोटल पैकेज देखें ना, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो यू कैन से 2 हफ्ते है, 4 हफ्ते है, या कितना आगे। इसमें जो अर्जेंसी है वो बिकॉज ऑफ हॉर्मोज है, बिकॉज ऑफ फ्यूल है, मगर इसमें एक और चीज ऑयल है एंड प्राइसेस। बट एक और चीज समझ नहीं की है कि जो 2 मुल्कों ने हमला किया है ईरान पे, इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो इतने ऑयल डिपेंडेंट ही नहीं है गल्फ के ऊपर। इसलिए तो ट्रंप यूरोप को कह रहा है खुद आगे खोल लो, अमेरिका इज इनफ ऑयल ऑफ इट्स ओन, although it wants the waterway open, but I'm trying to say कि ये तो नहीं कि waterway बंद होगा तो अमेरिका कल सुबह collapse हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए, और चाइना का भी इंटरेस्ट है, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ सऊदी इरानी ऑयल, उनका भी इंटरेस्ट है ना। तो दिस वॉर, इसलिए दिस वॉर विल कम टू एन एंड सूनर देन लेटर इन माय व्यू,
एंड इट शुड कम टू एन एंड, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको खत्म करने में पाकिस्तान का है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें टर्म्स किसने डिसाइड करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अमेरिका को अभी अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि लोग भी सड़कों पर हैं। और अभी रिसेंटली जो मार्च हुआ है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बड़ी एक क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये बड़ा प्रेशर तो यकीनन अवामी डेवलप हो चुका है। मैं जाऊँगा ज़रा मुर्तज़ा की तरफ। मुर्तज़ा, एक और चीज़ आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा अभी बात हो रही थी ईरान के हवाले से और अलायंस की भी बात हो रही थी, तो नियर फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ख़ास तौर पे अभी जैसे बात हो रही थी निगोशिएशंस के हवाले से, बारगेन के हवाले से, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी। क्या इस पोजीशन में है? कहा यह जाता है मुश्तबा साहब के बारे में कि नाउ ही इज़ अ सुप्रीम लीडर, बट येट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और अपने फादर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो शायद इतना ज़्यादा आसान ना हो यूएस के लिए। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की सिर्फ ये गुफ्तगू तमाम बहुत अच्छी और वाकई जामे और आली, लेकिन एक नुकता इसमें ऐड करने की जरूरत है। ईरान 2 मरतबा मुज़ाकरात की मेज पर बैठा। ईरान ने ये नहीं कहा कि मैं तमाम शर्तें अपनी इम्पोज करूंगा, बल्कि अमेरिका इम्पोज कर रहा था। ईरान का मुद्दा ये था कि विन विन की सिचुएशन पर मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ आप लें कुछ हमें दें, कुछ हम लें कुछ आपको दें। कंडीशन ये थी। अमेरिका चाह रहा था कि जो चीजें मैं चाहता हूं, जैसे हमारे जो इकोनॉमिस्ट मेरे मोहतरम खुलेगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका इम्पोज करना चाह रहा था कि जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल आप उसे मानिए। अब ईरान अगर अमेरिका की तमाम शराइत को मान लेता, मिसाइल की डोमिनेंसी उसकी खत्म हो जाती, जो कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका बीमा है, अच्छा वो तो कैसे वो कबूल करता? तो ये इस तरह की तमाम शराइत को ईरान तो नहीं मान सकता था ना। ईरान तो कह रहा था कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे काम होना चाहिए। तो अभी भी ऐसा ही है। यकीनन पूरी की पूरी शराइत ईरान की भी नहीं मानी जाएंगी और पूरी की पूरी शराइत अमेरिका भी अपनी इम्पोज नहीं कर सकता। अब तो सिचुएशन ये हो गई है, असल जो मुद्दा था जिस पर ईरान पहले से तैयार था, उस मुद्दे पर आने के लिए पूरी दुनिया को अजाब में डाल दिया गया। एक कौम के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, अपने आप को रुस्वाए बाजार कर दिया गया। मैक्रोन साहब को कहना पड़ा ट्रंप की स्पीच के बाद कि इंसान को 24 घंटे बड़बड़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक आलमी लीडर को संजीदगी से बात करनी चाहिए। थोड़ा सा क्रिटिकल ये तो एक नुक्ता मेरा ले लीजिएगा, एक लास्ट नुक्ता मेरा ले लीजिएगा, एक लास्ट नुक्ता मेरा ले लीजिएगा। देखिए, अहम तरीन चीज जो ईरान के लिए है, जो यहाँ के ऑफिशियल्स के मुंह से मैं सुनता हूँ अक्सर, जो यहाँ के जिम्मेदारान है, वो कहते हैं कि जो सर्किल बन चुका है ना जी, मुज़ाकरात, फिर जंग, फिर सीज फायर, फिर टॉक्स, फिर जंग, फिर सीज फायर, फिर टॉक्स, फिर जंग, फिर सीज फायर, तो हमको इस चरखे को, इस सर्किल को रोकना है। सबसे अहम तरीन चीज जो यहाँ पर करने की जरूरत है। ठीक है, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इस सारी सिचुएशन जिसको बारे में आपने अभी इंडिकेशन दी है कि जो 2 डेकेड से बल्कि 3 डेकेड से ज़्यादा हो चुका है, जो दोबारा से जो है वो शुरू हो जाता है सिलसिला, उसको वंस एंड फॉर ऑल जो है वो सेटल कर दिया जाए, दैट इज़ इट। ठीक है, मैं लास्टली जब्बार साहब की तरफ आता हूँ। जब्बार साहब, कंक्लूजन तो जैसे भी बात हो रही थी कि इतना आसान इसका नहीं होगा, इतनी जल्दी भी अपेरेंटली लगता है कि मामला सेटल डाउन नहीं होगा, बट हमें ये देखना है कि हम अपनी इन्फ्लेशन से जो है वो जूझ रहे थे, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे सामने ये सिचुएशन है, कभी सैलाब की शक्ल में है, कभी इस शक्ल में, और कभी ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारे इकोनॉमी का ताल्लुक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि वी जस्ट स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग। उस वक्त हम स्टेबलाइज कर रहे थे व्हेन द सिचुएशन वाज नॉर्मल। मगर मेरा ख्याल है कि अब उस स्टेबलाइजेशन को हम थोड़ी देर के लिए हम कहें क्वाज़ी रिवाइवल के ऊपर भी हम नहीं लेकर जा सके थे। We were totally dependent on external aids. We were totally dependent on borrow money and pay back the money. तो थोड़ी देर के मैं यहाँ पे कंटेन करता हूँ क्योंकि ये गुफ्तगू लंबी हो जाएगी कि our economy was not in a very good shape. अब ये जो एक्सटर्नल शॉक्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, उस एक्सटर्नल शॉक्स में आप देखें कि हमारी काफ़ी मजबूरियां भी हैं। हम एक टोटली जिसको कहना चाहिए क्लियर स्टांस लेने में हमें सबसे बड़ी जो मुश्किल ये है कि वी स्टिल हैव नॉट बिकम सेल्फ रिलायंट, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। कभी हमें यूएई $1 बिलियन दे देता है रोल करने के लिए, फिर जब हम उसको री रोलिंग के लिए बात करते हैं तो हमें 300% ऑफ द लंडन इंटरबैंक सिटी रेट के हमें री रोल करता है। इस वक्त री रोल 6.75% बाय फ्रेंडली कंट्री यूएई। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, आई थिंक आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि सऊदी अरेबिया ने हमें एक डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल फैसिलिटीज और उसको रोल ओवर करने के लिए भी कुछ दिए। अब हम वापस आए आपके उसके सवाल के इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन आपकी मंथ बेसिस पे, सब मैं मंथली बात कर रहा हूँ,
इट इज नाउ मार्चिंग बियॉन्ड 1.5%। जी आपकी इन्फ्लेशन अगर इस 7.3 7.8 पे नेक्स्ट मंथ से 8 9.5 8 पे पहुंचती है, जिसको मैं फिर भी मुस्तनिद नहीं समझता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस इसको कुछ ज्यादा दिखा रही हैं। हमारे पास इस वक्त मिडिल ईस्ट के इस सिचुएशन में हमारे जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो तकरीबन इस $32 एस्टिमेटेड जो हमने लगाया था, $20 बिलियन आने थे, जी तो आप अंदाजा लगाएं कि उसमें से हमें एक बड़ी कटौती इस वक्त देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल इसका ऐसा मतलब ही। ये है कि हमारा CAD करंट अकाउंट में जो है वो भी हमारे काफी फर्क आएगा। बिल्कुल फिर उसके बाद हमारे टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल in terms of incremental value against the राइट GDP growth। बिल्कुल GDP growth पहले ही हमारी जो है उसमें काफी एक मुतनाज़ा फिगर्स आ रही थी कि 2 and 2.5%, मेरा ख्याल है वो मजीद सप्रेस होगी। बिल्कुल तो हमारे लिए इकोनॉमी में काफी बढ़ते हुए मसाइल हैं। लेट अस अप्रिशिएट आल्सो गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने 186 बिलियन रुपए की एक कंटीजेंसी क्रिएट की ऑयल राइट प्राइसेस का, ये फर्स्ट एंड सेकंड शॉक लिया। तो वी मस्ट आल्सो अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा लोड लिया है, बिल्कुल जिसकी कटौती जो है PSDP से भी हो रही है, जिसकी कटौती तनख्वाहों से भी हो रही है। बट तो सर मैं आईएमएफ एक्चुअली आपसे खुश नहीं है। आईएमएफ ने अब आपके ऊपर फर्दर जो है किसी किस्म की सब्सिडी देने की जो है वो आप पाबंदी लगा दी है। अब यही ग्राउंड बनाया जा रहा है या आपको जो अब बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि आईएमएफ ने कंडीशन लगा दी है, अब फर्दर जो है आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती या फर्दर आप पीएसडीपी के अंदर जो है मजीद कटौती नहीं कर सकते, तो आपको इवेंचुअली प्राइसेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, जो कि पहले ही इन्फ्लेशन की वजह से, ख़ासतौर पर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर से। जब्बार साहब, एक मिनट की इंटरवेंशन ये कर रहा हूँ कि सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, राइट बात हमारे रिजर्व्स के नीचे आने की यस है, बात हमारी जो है ऑन एन एग्जैक्टली एवरेज प्रॉफिट लेवल की है, बात हमारी 43% पॉवर्टी को 51% पे एक महीने में जाते हुए मैं देख रहा हूँ। यस मेरे पास अपने पर्सनल एस्टिमेट्स हैं एज अ रिसर्चर, तो मेरे अपने ख्याल के सूरत हाल हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली एंड लेट अस होप कि ये मामला कंटेन हो जाए, कि कम से कम हम मजीद इस बढ़ते हुए एक्सटर्नल शॉक्स को जो बर्दाश्त नहीं है कर सकते। कम से कम, मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त की काबिलियत तो नहीं रखते हैं, राइट कम से कम शॉक्स में मे बी वी रीस्टेबलाइज अगेन। ऑलराइट जब्बार साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया, मुर्तज़ा निगरी साहब हमारे साथ थे, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ शामिल, गुफ्तगू रहा है। कंक्लूजन जनाब अभी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मज़ीद एस्केलेट करेगी, और अगर खुदा ना करे मज़ीद इसमें एस्केलेशन होती है तो इस वक्त देखना ये है, हमें अपने मुल्क की तरफ देखना है। और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जैसा भी कुछ देर पहले जब्बार साहब ने इंडिकेट किया कि हमारे पास इतनी अब कैपेसिटी नहीं है कि ओवरबर्डन हो सकें, तो दैट इज़ इट। मेरा ख्याल है इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।